इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 के अध्याय 12 टॉपिक है विद्युत। इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सिलेबस में जितना है एक एक करके सारा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है विद्युत। विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस और फ्लो क्या कहलाता है? विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसे न तो देखा जा सकता है वो नहीं छुआ जा सकता है। इसे न तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है, केवल इसके प्रभाव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जब आवेश किसी तार या चालक पदार्थ में बहता है तो उससे धारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आवेश चार्ज। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये आवेश का खोज इजाद हजारों साल पहले थेल्स नाम के वैज्ञानिक किए थे। ये थेल्स नाम के वैज्ञानिक किया था। उसने ये अनुभव किया था कि एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पेन जिससे हम लोग लिखते हैं उसको अपने सर के बालों से, ठीक है, उसको अपने सर के बालों से रगड़ने से और कागज के टुकड़ा है, वही पेन को कागज के टुकड़ा के पास अगर ले जाते हैं तो कागज टुकड़ा क्या होता है, इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, वही पेन को क्या किए अपने सिर के बालों से रगड़े और धूल मिट्टी के पास, ठीक है, ले जाते हैं तो क्या होता है, वो धूल मिट्टी पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, यही से उसने क्या किया, इसका नाम आवेश दिया। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कुछ दिन बाद एक और वैज्ञानिक आया, इसका नाम था फ्रैंकलिन। ठीक है, ये बोला कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि समान आवेश, ठीक है, ये समान आवेश अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, मतलब रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। पॉजिटिव है और निगेटिव है तो इसे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, दूर भेज देंगे। ठीक है, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव, ठीक है, और निगेटिव, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कूलम यानी सी आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ये आवेश का चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, इसका एक बड़ा सा इसका क्या होता है, बड़ा मात्रक भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं फैराडे। ये 1 कूलम 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ठीक है, यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू एन, जहाँ पे Q क्या है, Q है कुल आवेश, ठीक है, और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ये कुल आवेश को टोटल चार्ज बोलते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, और इसको N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्यूब है, ये भी लिख सकते हैं। एक कूलम आवेश कितना होता है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ये देखते हैं। 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर है क्या कि 162 50 लिखे इंटू 15 जीरो बैठा रहे हैं, 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे शॉर्ट फॉर्म क्या लेते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन में इतना क्या हो रहा है, 1 एम्पियर में कितना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो सोचिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर का किसी को करंट लग रहा है, 1 एम्पियर का किसी को करंट लग रहा है, तो इतना अमाउंट का उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। सोचिए कितना ज्यादा एम्पियर का हो तो कितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश होगा और कितना उसको हानि पहुंचाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एम्पियर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझा, ऐसे कि 1 एम्पियर में इतना हो रहा है, तो अगर 10 एम्पियर कर दिए, ठीक है, ठीक है, 10 एम्पियर कर दिए तो क्या होगा, ये 10 एम्पियर में ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम्पियर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है कि एम्पियर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है, ठीक है, वायर में भी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है, कौन इसको बढ़ा रहा है, तो इसको आगे जो बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन को, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन को जो आगे धकेल रहा है, ठीक है, आगे धकेल, इसको बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अगर कम वोल्टेज है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, और ज्यादा वोल्टेज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेज होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ के 5 वोल्ट मात्रे हैं, सिर्फ 5 वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीरे 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 होगा। अगर यही 220 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट, तो धड़ाम सना ये काफी तेज स्पीड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, यही है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जिस क्या बोलते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बाय समय होता है। ठीक है, आवेश बाय समय, जिसको आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी लिखते हैं। धारा का एसआई मात्रक, यानी करंट का जो एसआई मात्रक होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसको मापते हैं, वो होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम बाय 1 सेकेंड इसलिए रखते हैं कि आवेश का क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये आवेश का क्या होता है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, आवेश का होता है यूनिट। ठीक है, ऐसा मात्रक होता है कूलम। ठीक है, ये कूलम लिख दिए, और समय का, टाइम का क्या यूनिट होता है, टाइम होता है, यानी सेकेंड होता है। ठीक है, तो आगे वन वन लगा दीजिए क्योंकि 1 एम्पियर है, तो ये यही बोल रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट यही था। और 1 मिली एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10 पावर-3 एम्पियर होता है। ठीक है, ये हो गया 1 मिली एम्पियर, 10 पावर-3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 पावर-6 एम्पियर। एमीटर है, जिसको कैपिटल ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एमीटर का क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है, और हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, हमेशा क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, सीरीज पैरेलल हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो इतना जान लीजिए कि क्या होता है, एमीटर सीरीज क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को, करंट को किससे नापा जाता है, एमीटर द्वारा। ये एमीटर क्या है, ये मशीन है एमीटर, इससे क्या करते हैं, नापते हैं। ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, यही मशीन है एमीटर, इसी से क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर, जिसको क्या करते हैं, V से सूचित करते हैं। विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पास क्रम में जुड़ता है। विभवांतर को मापने की युक्ति यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देते हैं, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की युक्ति, मापने का डिवाइस। ठीक है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस,
इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तथा ये हमेशा पास क्रम में जुड़ता है। ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल में जुड़ता है। सीरीज पैरेलल हम लोग अभी सर्किट डायग्राम नहीं देखे इसलिए नहीं बता रहे हैं, आगे हम इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, देखिए एम्पियर भी यहाँ पे सही से देखते हैं, एम्पियर भी क्या था, ये भी करंट मेजर करते हैं। ठीक है, करंट मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर भी, लेकिन वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, हाँ, एक पोल दूसरा पोल, ये इस बीच का करंट मापेंगे, इस बीच से क्या करेंगे, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। यही होता है वोल्ट मीटर। ये इसका डिवाइस है, देखिए ये मशीन है वोल्ट मीटर नापने के लिए। ये इसका एक टर्मिनल है और ये इसका एक टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, इसी से क्या करते हैं, करंट पोटेंशियल, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी विभवांतर को मापते हैं। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। ठीक है, ये एक सरल युक्ति है, डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ प्रवाहित होती है, यानी फ्लो होती है। ठीक है, करंट हमेशा जो है ना ज्यादा से कम की तरफ दौड़ता है, भागता है। ठीक है, करंट इज ऑलवेज फ्रॉम फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी भी से डिनोट किया गया है। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, जहाँ पे ये वर्क होंगे और ये चार्ज होंगे। ठीक है, और V क्या है, विभवांतर होंगे। ठीक है, एसआई मात्रक होता है इसका, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये वोल्ट होता है। ठीक है, एक वोल्ट इक्वल टू होता है जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए एक जूल का कार्य होता है तो विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। ठीक है, जब एक कूलम आवेश को, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए एक जूल कार्य होता है तो विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है, यानी एक वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, यही है 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम। ठीक है, ओके। विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, यानी कुछ एलिमेंट के प्रतीक, सिंबल। विद्युत सेल, इसका सिंबल होता है विद्युत सेल का कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव, इस तरफ होते हैं निगेटिव। ठीक है, बैटरी तथा सेलों का संयोजन। ठीक है, अब बैटरी सेल दोनों को संयोजन करना है, लाना है इस तरह से, ये हाफ, ये इस तरह से होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको मिला देना है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये खुला स्विच इस तरह से होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बंद, बंद होते हैं, बंद के लिए बीच में डैश दे देते हैं बंद का। ठीक है, तार संधि, तार संधि कुछ इस तरह से होते हैं, तार संधि, बिना बिना संधि के तार क्रॉसिंग। ठीक है, बिना संधि तार क्रॉसिंग इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये तार आया इस तरह से होते हैं। ठीक है, प्रतिरोध होते हैं, ये होते हैं इस तरह से प्रतिरोध। ठीक है, यही कुछ विद्युत परिपथ में समान उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक थे। ओम का नियम, ओम एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन का वैज्ञानिक का नाम था, जिसका पूरा नाम था ये जॉर्ज सिमोन ओम। ठीक है, इसके अनुसार किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। देखिए
ये विभवांतर क्या है? विभवांतर समानुपाती है किसके? करंट के, मतलब विद्युत के, विद्युत धारा के। ठीक है, यही बोलता है कि विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होती है। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन। अगर इसको हटाएंगे क्या होगा? अगर इसको हटाएंगे तो इक्वल आएगा। और इक्वल आने के बाद क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन, जब समानुपाती का साइन जब हटाते हैं तो एक क्या होता है कि एक कांस्टेंट टर्म यानी नियतांक ऐड करना पड़ता है। वही क्या किए? आर को ऐड किए। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब एक एक टर्म को जानते हैं। भी क्या हुआ? भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, विभवांतर हो गया। और आई हो गया, आई क्या हो गया? विद्युत धारा। ठीक है, आई हो गया विद्युत धारा। और आर रह गया, आर को बोलते हैं प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध। यही है V इक्वल टू आई आर, क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ चार्ज का विरोध करता है, फ्लो ऑफ करंट का विरोध करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है। समझा है? मतलब इसका जो है काम ही है विरोध करना। ठीक है, ये जैसे कि ये करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये एक तार के माध्यम से करंट पास कर रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है। अब इसका भी ये विरोध करेगा। ये क्यों जाएगा आगे? नहीं जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है करंट में। करंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो करंट पास होगा, करंट होगा। ठीक है, तो सपोज कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन आगे धकेल रहा है? ये वोल्टेज वा, वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को आगे धकेल रहा है। ठीक है, बीच में आ गया, यहाँ पे आगे आ गया सामने से प्रतिरोध। अब इसको रोक रहा है आगे जाने से। ये वोल्टेज में, ये प्रतिरोध में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। हाँ, ये बोल रहा है वोल्टेज भाई जाने दो भाई इसको, ये बोल रहा है काहे जाने देंगे। ठीक है, ये दोनों में हो गया झगड़ा। बेचारा बीच में इलेक्ट्रॉन पिसा गया, एकदम पिसा रहा है। इसका जो है एसआई मात्रक होता है ओम। एक ओम होता है 1 वोल्ट मीटर बाय 1 एम्पियर। ठीक है, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम कहलाएगा। समझा? ठीक, धारा नियंत्रक। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं धारा नियंत्रक। ये हमको लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सिलेबस में था इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये होता है 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधक कहलाता है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, ठीक है, एलो मेटल की प्रतिरोधकता क्या होता है, रेजिस्टिविटी, उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर इन, रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या किए, करंट दिए, एक ही करंट से ये तीनों रेजिस्टेंस में जाएगा। करंट कहाँ से है, तो यहाँ बैटरी से है, यहाँ बैटरी से है, ठीक है, ये भी वोल्टेज, ठीक है, इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये जो है रेजिस्टेंस, इसको R1 R2 और ये हो गया R3, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि ये R1 R2 R3 एक सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो R1 का दूसरा सिरा ये R2 के पहला सिरा से कनेक्ट होना चाहिए, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहला सिरा से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और R1 के अक्रॉस है ये V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस ये V3, और ये है V। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखिए, ये बैटरी है, करंट एक ही करंट से ये तीनों में जा रहा है, ये सीरीज है, तो एक ही करंट से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ठीक है, और कुछ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको ये करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमको ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये क्या है, ये है हम लोग का ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो, अब इस हिसाब से V1 क्या होगा, इस हिसाब से हो जाएगा, V1 हो जाएगा IR1, I तो कांस्टेंट है क्योंकि करंट तो एक ही जगह से हर जगह जा रहा है। V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3, ठीक है। अब ये V1 V2 V3, देखिए V इक्वल V1 V2 V3 है। अब ये वैल्यू को, ये सारे वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं। देखो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V क्या है, IR, ठीक है, IR, और V1 है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो इसमें से I कॉमन ले लेते हैं, ऐसा सब इक्वल है, बराबर है, तो I क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब जो ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका प्रूफ जो है यही हो गया ये, ठीक है। अतः एकल तुल प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है, ठीक है। एकल तुल प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है, ठीक है। ये वैल्यू को, ये जो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका फाइनल वैल्यू यही होगा, ठीक है, ओके। पार्ट्स क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल,
पैरेलल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले डायग्राम से समझते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम 3 ठो रजिस्टर लेना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस 1, 2 और एक यहाँ बना देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं, ये R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। इसको नीचे लाते हैं, हाँ, इसको नीचे लाए और इसको यहाँ पे क्या किए, करंट से कनेक्ट कर दिए, आई से क्या किए, करंट कनेक्ट कर दिए, और नीचे में क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, बैटरी लगा दी प्लस माइनस, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट जो है इसका, अच्छा कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल में है, रजिस्टर इन पैरेलल, ये कैसे पता करेंगे पैरेलल में, तो R1 का फर्स्ट सिरा क्या होना चाहिए, R2 के फर्स्ट सिरा से कनेक्ट होना चाहिए, और R2 का फर्स्ट सिरा R3 के फर्स्ट सिरा से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका करंट एक जो है ना, करंट बंटवारा हो जाता है करंट का, देखिए करंट यहाँ से निकला, एक ही जगह से निकला और यहाँ पे बंटवारा हो जाता है, देखो I1 ये हो जाता है I2 और ये हो जाता है I3, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, I इक्वल टू, हाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग, क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ, ये हो गया ओम्स लॉ। अब I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R, अब बताओ I1 निकालना है हम लोग को, तो क्या होगा, V बाय R1, हाँ, I2 हो जाएगा V बाय R2 और ये I3 हो जाएगा V बाय, सॉरी ये I2 होगा और ये हो जाएगा I3, ठीक है। अब ये I1 I2 I3 का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर रहे हैं, हाँ, तो I का वैल्यू क्या है यहाँ पे, V बाय R, और ये सबका हो गया V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, V बाय R को यहाँ से सब में V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये क्या होगा, V से भी कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर यही होगा कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, ये हो गया फाइनल रिजल्ट इसका। यहाँ बोला गया है कि एकल तुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के, हाँ, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें क्या रह गया वो देखते हैं, क्या बोलना, एक बार सर्किट फिर से बोल देते हैं, ठीक है। करंट यहाँ से गया, करंट का बंटवारा हुआ I1 I2 I3, ठीक है। पैरेलल कैसे समझेंगे कि ये पैरेलल में मेरा सर्किट है, तो देखें R1 का फर्स्ट सिरा R2 के फर्स्ट सिरा से कनेक्ट है, R2 का फर्स्ट सिरा R3 के फर्स्ट सिरा से कनेक्ट है, ये पैरेलल में क्या है, ये वोल्टेज कनेक्ट है, ठीक है, हाँ, ये वोल्टेज फिक्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज देख रहे I इक्वल टू V बाय R। तो कुल मिला के बात यह है कि यही फाइनल रिजल्ट है, कुल मिला के बात यह है कि यही है। श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पासक्रम संयोजन के लाभ। श्रेणीक्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणीक्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी रहती है। पासक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में
क्षयित होती है। ठीक है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये होता है ऊर्जा इक्वल टू ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू शक्ति गुणे समय, यानी ऊर्जा होता है H, ये हो गया, शक्ति हो गया P पावर, और समय हो गया ये T। ठीक है, तो H इक्वल टू VIT लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग P को क्या लिख सकते हैं? P को लिख सकते हैं VI। ठीक है, तो VI लिखे और ये T जैसे था जैसे कि तैसे रख दिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये V को लिख सकते हैं IR, ओम्स लॉ से। ठीक है, अब बताओ, एक लाइन इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर H इक्वल टू V की जगह IR लिख रहे हैं और ऑलरेडी क्या है? IT है, ठीक है, ऑलरेडी क्या है? IT है, तो ये क्या होगा? H इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो ठो I हो गया था, I स्क्वायर RT, है ना? देखिए ये हो गया I स्क्वायर RT हो गया। अब देखिए यही तो है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और अतः उत्पन्न ऊर्जा उष्मा क्या होगा? I स्क्वायर RT। इसी को क्या बोलते हैं? ये H इक्वल टू I स्क्वायर RT को बोलते हैं ये जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी प्रतिरोध में तत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। तापन प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट हीटर प्रेस में क्या होता है? वांछनीय डिजायरेबल होता है, और परंतु कंप्यूटर मोबाइल में आदि में अवांछनीय होता है। हाँ, मतलब अनडिजायरेबल होता है, मतलब बिना चाह के। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, अधिकांश क्या होता है? शक्ति उष्मा के रूप में होती है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, इसका गलनांक उच्च यानी 33 से 80 डिग्री सेल्सियस है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है, जिससे फिलामेंट की आयु में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। अब देखिए बल्ब जो लिए हैं, इसका एक मिनट कलर चेंज करते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं, ये है फिलामेंट। ठीक है, ये जो घुमा हुआ है, मिला हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये होता है टंगस्टन का, है टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये इसके अंदर जो देख रहे हैं आप, ये इसमें गैस भरा रहता है, आर्गन है लिखा हुआ यहाँ पे, आर्गन देख रहे हैं, यहाँ पे आर्गन है। कुछ मात्रा में अक्रिय नाइट्रोजन भी दिया जाता है। और ये लीड इन वायर, ये देखें, ये जो पतला सा तार दिख रहा है, ये है लीड इन वायर। ठीक है, और ये बल्ब कैप है। ठीक है, पकड़ने वाला इसको। ठीक है, यही पकड़ क्या करते हैं? होल्डर में लगाते हैं, समझे? इसी को लगाया जाता है होल्डर में, इसको कैप बोलते हैं। और ये है फुट कॉन्टैक्ट नीचे में, और ग्लास माउंट है। ये जो अंदर दिख रहे हैं, ये क्या है? ग्लास माउंट है। तो यही पूरा फीचर्स था इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यह उच्च ताप पर उपचयित नहीं होता है, इसका गलनांक 33 से 80 डिग्री सेल्सियस है। यही सब था। और इसमें क्या होता है? आर्गन गैस भरा जाता है, फिल किया जाता है। विद्युत शक्ति, इसको क्या करते हैं? P से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। लिख देते हैं, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI।
हम लोग भी क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये क्या होता है, ओम्स लॉ से ही होता है ना, V इक्वल टू आई आर, हाँ यही होता है। ठीक है, तो अब देखिए तो ये V का जगह हम आई आर पुट कर देखते हैं, तो आई आर इंटू आई, इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू आर लिख सकते हैं, इंटू आर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर, देखिए तो यही तो है ना। इसको थोड़ा तोड़े तो ये सॉरी ये V स्क्वायर बार होगा, यहाँ पे होगा V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट, क्या होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, वाट होता है। एम्पियर ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, kWh। ठीक है, 1 किलोवाट होता है, समझे, 1 किलोवाट घंटा आता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है, विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। ठीक है,